दुनिया के कई देशों में छिड़े युद्ध से हालात ज्यादा बिगड़ चुके हैं, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वापसी कर ली है। ट्रंप इस बार यूएस के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। व्हाइट हाउस में उनकी वापसी के साथ ही दूसरे कुछ देशों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वजह है ट्रंप का विदेश नीतियों में बदलाव करना। हालांकि ट्रंप क्या बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन वो दूसरे देशों में दखल देने से बच सकते हैं। वजह है अपने देश में व्यापार को सुरक्षित करना। वो ऐसी ही किसी नीति पर काम करने वाले हैं। और जैसा कि ट्रंप का हमेशा से नारा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, तो इस हिसाब से वो अमेरिका के हितों को सबसे ऊपर रखने वाले हैं। उनकी जीत इस बात का संकेत देती है कि कठिन दौर में जब कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, हालात एकदम बिगड़े हुए हैं, उस वक्त ट्रंप अमेरिका के पक्ष में विदेश नीति को लेकर अहम बदलाव कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस कहानी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के अगले कुछ कदम क्या हो सकते हैं, कौन से वो देश हैं जिनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, और ट्रंप अपने अगले कुछ फैसलों में किस तरह के फैसले ले सकते हैं, दूसरे देशों को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या उन्हें फायदा होगा या नुकसान। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हालांकि कुछ एनालिसिस करके देखा जाए तो 2017 से 2021 के वक्त ट्रंप सत्ता में थे और उस दौरान ट्रंप ने कई सारे काम किए जो एक रिकॉर्ड रहा। और उस रिकॉर्ड के बेसिस पर अब ट्रंप विदेश नीति को अलग अलग करके कैसे बदल सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब अगर आपने ट्रंप को चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषण को गौर से सुना होगा तो आपको ये जरूर याद होगा कि ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के भाषणों में अक्सर ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई एक दिन में खत्म करा सकते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो ये करेंगे कैसे, तो उन्होंने अपनी देखरेख में समझौता करवाने की बात कही थी, पर कोई पूरी जानकारी नहीं दी। हालांकि ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बात की जाए तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना जारी रखे, पर साथ ही साथ वो रूस के साथ शांति वार्ता भी करे। वैसे अभी तक यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी गई है। यही आपको ये भी बता दें कि नाटो क्या है। तो नाटो इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में 12 देशों के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे गठबंधन की सेनाएं रूस की सीमाओं के नजदीक आ सकती हैं। हालांकि 2022 में यूक्रेन पर रूस के द्वारा हमला किया गया और तभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश को जल्द ही नाटो में शामिल करने की बात कही थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन को रूस के कब्जे से अपनी पूरी जमीन की वापसी की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए अब इस देश को सौदेबाजी का रास्ता अपनाना होगा। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ट्रंप पुतिन को खुश करने में लगे हुए हैं, पर उनका यह कदम पूरे यूरोप को खतरे में डाल सकता है। लेकिन ट्रंप इससे एकदम अलग सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकना चाहते हैं, जिससे अमेरिका के रिसोर्सेज बर्बाद ना हो। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ रिसर्च पेपर्स के बल पर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए का आंकलन नहीं किया जा सकता। पर अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा इंपैक्ट अमेरिका फर्स्ट वाली ट्रंप की नीति पर पड़ सकता है। असल में पश्चिमी देशों ने नाटो का गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को बढ़ने से रोकने के लिए किया था। फिलहाल नाटो के अब 32 सदस्य हैं, लेकिन ट्रंप को शुरू से ही नाटो पर डाउट है। वो कहते हैं कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमले की स्थिति में अमेरिका की ओर से संरक्षण की नीति का यूरोप फायदा उठा सकता है। अमेरिका नाटो का संस्थापक सदस्य है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका नाटो की सदस्यता छोड़ देगा। अगर ऐसा होता है तो ये लगभग पिछली एक सदी से जारी ट्रांस अटलांटिक देशों की बीच की आपसी रिश्तों में एक अहम बदलाव होगा। हालांकि अभी ये बहस मुद्दा बना हुआ है। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि यूक्रेन की तरह ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में भी शांति लाने का वादा किया है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो गाजा में इजराइल, हमास और लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष को खत्म करा सकते हैं। पर यहां भी ट्रंप ने नहीं बताया कि वो ऐसा करेंगे कैसे। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर जो बाइडेन की जगह वो सत्ता में होते तो हमास इजराइल पर कभी हमला करता ही नहीं। ये वाकई अपने आप में ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे उन्होंने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ईरान हमास को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, इसी वजह से इजराइल पर दबाव बनाया गया है।
और अब ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप अपनी सत्ता अपनी पुरानी नीति पर ही चलाएंगे। वजह है ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था और उस पर बैन लगा दिया था। और यही वो वक्त था जब ईरान का सबसे ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। और जिस वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में थे उस वक्त ट्रंप ने इजरायल को खूब समर्थन किया, यरूशलेम को इजरायल की राजधानी बताया और अमेरिकन एम्बेसी को तेल अवीव से ट्रांसफर कर दिया। और ट्रंप के इस कदम से उनके ईसाई एवेंजेलिकल समर्थक एक्साइट हो गए। असल में यही वो ग्रुप है जो ट्रंप का सबसे बड़ा वोटिंग ग्रुप है। और उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अमेरिका और इजरायल के इतिहास में ये दोनों देश इससे पहले कभी इतने अच्छे दोस्त नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों ने ट्रंप को बायकॉट किया है। वजह थी यरूशलेम पर उनके दावे को ट्रंप का ठुकराना, क्योंकि यरूशलेम फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय और धार्मिक जीवन का केंद्र है। हालांकि ट्रंप ने जब इजरायल के साथ कुछ अरब और मुस्लिम देशों के बीच शांति के लिए अब्राहम एकॉर्ड करवाया, तब भी फिलिस्तीनियों को लगा था कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल अब्राहम एकॉर्ड एक तरह का शांति समझौता है जिसे इजरायल और अरब देशों के बीच 26 सालों में पहली बार करवाया गया था। यह समझौता फिलिस्तीन के भविष्य पर फैसला लिए बगैर किया गया था, क्योंकि इस समझौते के लिए अरब देशों की शांति के मुताबिक इजरायल और फिलिस्तीन एक आज़ाद देश होने चाहिए थे, पर आज़ादी के बिना ये समझौता नहीं हो सकता। पर एक बात जो वाकई अच्छी है वो ये कि ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म होता हुआ देखना चाहते हैं, और ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा था। और अगर आप इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ पा रहे हैं तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ट्रंप के रिश्ते थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर हैं, कई बार ये बिगड़े भी हैं, पर ट्रंप में वो पावर है जो बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बना सकती है। पर सवाल अभी भी ये है कि ट्रंप इन सब के बावजूद अपने मंसूबों में कामयाब होंगे कैसे। अब जरा सा जिस्ट इस पूरे एनालिसिस में चीन का भी है। इसमें अब बात करेंगे चीन की चुनौती और व्यापार नीतियों के बारे में। देखिए, अमेरिका अब अपनी विदेश नीतियों में चीन को लेकर क्या करने वाला है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बड़ा सवाल ये इसीलिए है क्योंकि इससे ग्लोबल सिक्योरिटी और व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। आपको अगर याद हो तो ट्रंप ने सत्ता में होने के वक्त उन्होंने चीन को अपना स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर बता दिया था और चीन से जो भी इंपोर्ट होता था उस पर वो टैरिफ लगा चुके थे। हालांकि चीन ने जवाब में वही किया जो अमेरिका ने चीन के साथ किया। चीन ने भी अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगा दिया। बाद में दोनों देशों के बीच मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की गई, पर कोविड ने अपने पांव पसार दिए और सब कुछ धरा का धरा रह गया। और ये रिश्ता और भी ज्यादा तब खराब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड को चीनी वायरस बता दिया था। लेकिन जब सत्ता बाइडेन के हाथों में थी तब बाइडेन सरकार ने चीन के लिए जिम्मेदारी भरी नीति अपनाने का दावा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि जो टैरिफ ट्रंप सरकार में चीन के लिए लगाए गए थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब अमेरिका की व्यापार नीतियां वहां के वोटरों के प्रायोरिटी के बेसिस पर तय हो रही हैं, क्योंकि अमेरिकी वोटरों को लगता है कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने से मैन्युफैक्चरर सेक्टर में नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। लेकिन यहां नौकरियां घटने की दूसरी वजह है, कुछ फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन की कमी की वजह से और कुछ दूसरी और एक बात जो समझने की जरूरत है वो ये कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस कड़कपन से चीन पर शासन करते हैं, ट्रंप उसे अच्छा मानते हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक साथ ब्रिलियंट और खतरनाक भी कह दिया था। इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स ट्रंप को एक नए तानाशाह की नजर से देख रहे हैं। ट्रंप एक और अहम बदलाव कर सकते हैं। चीन को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन चीन के पड़ोसी देशों के साथ मजबूत सुरक्षा संबंध बनाने की नीति का समर्थक है, लेकिन ट्रंप इस नीति से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका ताइवान को सैन्य सहायता देता रहा है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। उसका कहना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और एक दिन वो इसे छीनकर जरूर रहेगा। हालांकि अक्टूबर में ट्रंप कह चुके हैं कि अगर वो वापसी करते हैं तो ताइवान की नाकेबंदी खत्म करने के लिए चीन के खिलाफ फौज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि शी जिनपिंग को पता है कि मैं पागल हूं, मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि चीन इंपोर्ट्स बुरी तरह से लड़खड़ा जाएंगे। खैर, अब ये देखना बाकी है कि ट्रंप ने इतना बड़ा जो वादा किया है वो उसे पूरा कैसे करते हैं बिना दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाए। ये वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम मुद्दों पर सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।